हेलो बच्चों। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, उसका बेसिक्स बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, तो आज मैं पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हमारे बहुत सारे लोगों का मत रहा है, अलग अलग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेमार उन्होंने बताया कि सब्सटेंस जो होता है वो दो तीन पार्ट्सों में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है एनिमल सब्सटेंस, दूसरा होता है वेजिटेबल सब्सटेंस एंड तीसरा होता है मिनरल सब्सटेंस। यानी कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो सब्सटेंस, या जो हमारे वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं वो सब्सटेंस, और जो मिनरल से हमें मिलते हैं वो सब्सटेंस। ये इन्होंने लेमार ने बताया कि इसके अकॉर्डिंग कि ये सब्सटेंस में डिवाइड होता है। इसी तरह हमारे कई सारे साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे हमारे लेवासियर, उन्होंने बताया कि सब्सटेंस जो होता है मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मतलब टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। यानी कि जो एनिमल्स एंड कह सकते हैं प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होता है वो हो सकता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड दूसरा जो होता है वो हमारी जो अर्थ है उससे जो मिलता है, जो भी हमारे सब्सटेंस मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो लेवासियर ने दो चीजों में डिवाइड किया हमारे सब्सटेंस को। तो आज हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेनली बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन्स कैसे कैसे हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, कैसे हमारा मतलब कि नेचुरल ही ऑर्गेनिक चीजें हैं या हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो मैं बताता हूँ कि नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल सोर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। नेचुरल सोर्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। मेनली हमारा एनिमल और प्लांट्स के द्वारा होता है, पेट्रोलियम के द्वारा होता है, कोल टार के द्वारा होता है। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कहें कि उससे ज्यादा ही प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादा प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। उसका भी कई रीजन है, वो रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल बताता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ जर्नली एंड एनी केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है जिनमें कार्बन होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और आइसोसाइनाइड होता है, कार्बन मेटल कार्बोनेट होता है, साइनाइड होता है, बहुत सारे हमारे कंपाउंड होते हैं। वो सब हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली हम अगर कहें कि लेमन लैंग्वेज में कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। बट कुछ कंपाउंड में हमारे कार्बन प्रेजेंट होता है बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मेथल कार्बोनेट, मेथल बाइकार्बोनेट, मेथल साइनाइड, मेथल आइसोसाइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, H2CO3 हो सकता है, CO, बहुत सारे जो भी हमारे कार्बन है प्रेजेंट होता है। बट दे आर सोज प्रॉपर्टी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि उनमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है बट वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब मैं कहता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, वो होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द सब डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी कह सकते हैं कि ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने की, कह सकते हैं स्ट्रक्चर की, उसकी जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं उन सब की हम लोग स्टडी करते हैं। जो भी कार्बनिक कंपाउंड है उसके हम लोग कैसे ये प्रिपेयर हो रहा है, कैसे उसके स्ट्रक्चर है, कैसे इसकी क्वालिटी है, क्या उसका जो भी चीजें हैं सब हम उसके अंदर स्टडी करते हैं, वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले तो कई सारे साइंटिस्टों ने बताया कि लेबोरेटरी में नहीं बन सकता है। उसी को हम लोग, एक होती है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ऐसी थ्योरी है जिसमें बताया गया कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो केवल नेचुरली प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बता सकते। इन्होंने एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, बेल्जियस नाम था उनका, बेल्जियस। तो साइंटिस्ट उन्होंने बताया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल नेचुरली प्रेजेंट होते हैं,
उनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया सकता। ये थ्योरी दी थी 18 आई थिंक 1815 में ये थ्योरी आई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको पूछा जाता है, कभी कभी नॉलेज होनी चाहिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। बट इस रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी ही उसके कुछ सालों बाद उसका रिजेक्शन आ गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी इज नॉट वैलिड, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि फ्रेडरिक वोलर साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन सकता है। तो उन्होंने पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया वो बनाया यूरिया। पहला जो उन्होंने बनाया, कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, तो वो था यूरिया जो कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया और उन्होंने यूरिया बनाया। ये बनाया था 1928 में। तो कह सकते, पूछा जाता है कभी कभी कि पहला, सॉरी ये 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी का रिजेक्शन आया था। तो इसमें इन्होंने बताया था, हमारे साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, कि जो यूरिया है उसको हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं। उन्होंने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया, देन वो एक ऐसे कंपाउंड बदला जो कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका नाम उन्होंने दिया यूरिया। तो सबसे पहले पूछा जाता है कभी कभी कि पहला जो कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लेबोरेटरी में कौन सा बनाया गया था। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यूरिया करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे बहुत सारे साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में बहुत सारे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे कोल्बे, उन्होंने एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में बनाया था। एक थे हमारे बेर्थलोट ने मेथेन को लेबोरेटरी में बनाया था, मेथेन यानी CH4 को लेबोरेटरी में बनाया था। नेचुरली भी ये प्रेजेंट होती है मेथेन, और इसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया गया था। तो इस तरह बहुत सारे हमारे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में डिस्कवर किया गया था। अब मैं आगे बताऊंगा कि इसके कार्बन के बारे में ही बताऊंगा मेनली, कि कार्बन में कौन कौन सी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन इज अ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इनटू लॉन्गर चेन। कैटिनेशन ऐसी प्रॉपर्टी होती है, यानी ऐसा गुण होता है जिसमें क्या कहते हैं, एलिमेंट अपने सेम एटम को आपस में जोड़ करके एक ओपन या क्लोज कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट या एटम जो होता है वो अपने सेम एटम को आपस में जोड़ लेता है, जोड़ता चला जाता है, एक ओपन चेन कह सकते हैं, क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन अकर्स मोस्टली इन कार्बन विच फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम फॉर द लॉन्गर चेन सब्सटेंस। तो क्या कहते हैं, कार्बन में कह सकते हैं जो कार्बन होता है उसमें कैटिनेशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कह सकते हैं कि दिस इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है हमारे नेचर में। इसकी एक वजह ये भी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन में, इस वजह से कैटिनेशन प्रोसेस में कह सकते हैं कि इसलिए बहुत ज्यादा होता है एलिमेंट में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें 90 लैक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कैटिनेशन। इसका बहुत सारे रीजन होते हैं कैटिनेशन के, कई सारे एलिमेंट में बहुत सारे रीजन होते हैं कि उनमें कैटिनेशन क्यों होता है। कह सकते हैं कि उनमें स्मॉल साइज ऑफ एटम होता है और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है कार्बन के बीच, इसलिए दिस इज द रीजन फॉर कैटिनेशन। अब मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की important characteristics. All the organic compound has covalent bond, thus the carbon atom formed 4 bond with its atom. क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसके कारण कार्बन एटम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन होती है उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हैवी होती है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड इज कॉम्प्लेक्स होता है। कार्बन एटम की वैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं कि डिफरेंट वैलेंसी होती है, किसी ने कुछ कहा। तो इसमें कह सकते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। अगर हम K11 में डिवाइड करें इसके इलेक्ट्रॉन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, दूसरे इलेक्ट्रॉन में 4, क्योंकि 6 इसके एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे K11 में,
या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे सेल में 2s2 और 2p4 हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए ना, यहाँ से अगर देखा जाए तो कहते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल ऑफ कार्बन हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so it should be a bivalent, but it is a trivalent, but carbon has a trivalent because in an excited state में क्या होता है, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 2p में ड्यू टू दिस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकर्स। कैसे होता है ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कि इसमें पहले तो 1s में तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। दिस इज द रीजन दैट कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। और उसके एंगल के बीच में जो एंगल होता है, उनके बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूला बता सकता हूँ, जैसे कि CH3 CH CH3 का होल ट्वाइस। इसको हम लोग अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखें तो किस तरह से हम लोग कई सारे बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिख सकते हैं किसी भी चीज को, जैसे कि CH3 CH2 अगर यहाँ पे लगाए तो CH3 CH2 CH2 CH3, यानी जहाँ पे इसका कह सकते हैं कि कोना है वहां पे C कार्बन प्रेजेंट होता है। इसी तरह स्ट्रक्चर से हम लोग बहुत सारे, अगर लिखा हुआ है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो टेट्रावैलेंसी होती है। तो अगर हम लोग इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 कार्बन प्रेजेंट है। इसी तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन करते हैं भी, आगे मैं बताऊंगा बहुत सारे एग्जांपल। इसमें हम लोग यहाँ पे एमी का मतलब है मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, अभी मैं एल्किल ग्रुप भी आपको बताऊंगा इसके बाद। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, उसको स्ट्रक्चर मेथड में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे जितने भी चाहें उनको स्ट्रक्चर मेथड में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में, जो कि हम लोग IUPAC अगर हम आगे पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर IUPAC तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, कितने टाइप्स के कार्बन होते हैं, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है क्या नहीं प्रेजेंट होता वो मैं बताऊंगा। 1 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री कार्बन होता है। 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को टर्सरी और 4 डिग्री को क्वार्टरी कार्बन बोलते हैं। अब मैं बताऊंगा कि डिटर्मिनेशन द डिग्री ऑफ ईच कार्बन, अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है या लिखा हुआ है कोई एलिमेंट तो उसके डिग्री क्या क्या हो सकती है, कैसे डिग्री फाइंड करेंगे, कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या 3rd डिग्री कार्बन है, 4th डिग्री कार्बन। अगर एक कार्बन से अगर 2 कार्बन लगे हुए हैं यानी 2 बॉन्ड लगे हुए तो 2nd डिग्री, अगर सिंपल चेन है तो 1 डिग्री है, 3 कार्बन है तो 3 डिग्री है, इसी तरह 4 है तो 4 डिग्री, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसी तरह हम लोग काउंट करते रहेंगे। नॉर्मल आइसो नियो हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नियो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आइसो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इन एन स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। यानी कोई भी कह सकते हैं कंपाउंड है वो स्ट्रेट लाइन में है तो उसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, यानी कोई भी साइड चेन नहीं लगी, कोई बॉन्ड पर नीचे नहीं लगा हुआ है तो नॉर्मल ब्यूटेन या नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, कोई भी चेन नहीं है, सिंपल है, नॉर्मल, तो वो तुम्हारा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता है। तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन वो बोलते हैं जिनमें सिंपल चेन होती है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है अगर आपको पता हो, हाइड्रोकार्बन सिंपली हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से जो भी कंपाउंड मिलके बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, अगर आपने कभी पहले पढ़ा हो कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते सैचुरेटेड, एक होते अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड। मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोग को कि हाइड्रोकार्बन बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं बता, अब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ये होता है, अब आइसो
हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इफ वन टाइम CH3 group is add to any side of second carbon in an atom carbon chain then it is called the isohydrocarbon। अगर सिंपल चेन है तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होगा, अगर कोई भी साइड चेन उस पर लग गई है या मेथिल ग्रुप लग गया, एथिल ग्रुप लग गया, कोई भी इसमें ग्रुप लग गया है तो वो तुम्हारा आइसो हाइड्रोकार्बन, ये आइसोपेंटेन पढ़ा जाएगा यूपीएससी में, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा यूपीएससी में बताऊंगा मैं आपको नॉमेनक्लेचर होता है, कैसे भी किसी कंपाउंड का यूपीएससी नेम दिया जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको। इसी तरह किसी भी कह सकते हैं कि कार्बन चेन में अगर साइड चेन लग जाए तो आइसो पढ़ा जाता है, आइसो हाइड्रोकार्बन या आइसो ब्यूटेन ये हो गया। 2 times branching, if the 2 times branching of CH3 group on the second carbon of carbon chain then it is called the neo hydrocarbon। अगर 2 times हो जाए, 2 चेन लग जाए साइड चेन, तो वो हमारा नियो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, या फिर नियो पेंटेन जो भी कंपाउंड हमारा बना, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन। इसके भी कुछ मैं कह सकता हूँ नोट टाइप में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जब नाम देते हैं किसी का यूपीएससी में तो क्या क्या होता है। नियो आइसो हाइड्रो में मेनली मैं बताने जा रहा हूँ आपका, नियो आइसो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में। द नेम रिटन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल आइसो नियो इज नॉट आईयूपीएससी नेम। ये आईयूपीएससी नेम नहीं होता है कि आप आईयूपीएससी में इसको लिख रहे हो कि नियो कैसे आइसो, ये आईयूपीएससी नेम में यूज नहीं किया, ये नॉर्मल नेम में यूज किया जाता है, नियो आइसो और नॉर्मल। एटलीस्ट 4 कार्बन एटम इज नेसेसरी फॉर आइसो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन एटम की जरूरत होती है, इससे कम अगर कार्बन एटम है तो उसमें आइसो हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा। टू फॉर्म नियो हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन एटम इज नेसेसरी। 5 कार्बन एटम की जरूरत पड़ेगी अगर नियो बनाना है। अगर 5 से कम होगा, 5 कार्बन कम होंगे, अगर 5 से कम कार्बन होंगे तो उसमें नियो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। द नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इन आइसो हाइड्रोकार्बन 1, 2, 3 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट होते हैं। आइसो हाइड्रोकार्बन में 3 डिग्री के कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा नियो होता है उसमें 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 1st डिग्री प्रेजेंट होता है, 2nd डिग्री प्रेजेंट होता है, 3rd डिग्री प्रेजेंट होता है और 4th डिग्री प्रेजेंट होता है। अब मैं यहाँ पे एल्किल ग्रुप बनाना आपको सिखाऊंगा कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, कैसे बनते हैं। होता क्या मेनली एल्किल ग्रुप कह सकते हैं कि किसी भी एल्केन से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं। किसी भी एल्केन से 1 हाइड्रोजन एटम अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो हमारा होता है एल्किल ग्रुप। अभी मैं दिखाते कि एल्किल ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, एल्केनिल ग्रुप, ये तीनों चीज मैं बना के आपको दिखाऊंगा। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोकार्बन निकल जाए तो वो एल्किल ग्रुप बनता है। एल्केन बनाने का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उसमें से एक कार्बन निकल जाए तो CnH2n+1 हो जाता है, तो ये एल्किल ग्रुप हो जाएगा। जैसे मेथेन है CH4 से अगर एक कार्बन निकल जाए, -1 हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बनेगा CH3, इसको बोला जाएगा ये मेथेन है, तो ये हमारा मेथिल ग्रुप हो जाएगा, मेथिल ग्रुप। इसी तरह एल्कीन में अगर एक हाइड्रोकार्बन निकल जाए तो एल्केनिल ग्रुप बन जाता है। जैसे CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला बनाने का होता है, उसमें से एक हाइड्रोकार्बन निकल जाता है तो वो एल्केनिल ग्रुप बन जाता है। इसी तरह एल्काइन में हो जाता है, एक हाइड्रोकार्बन निकल जाए एल्केनिल ग्रुप बन जाता है वहां पे भी। तो इसी तरह होता है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, समझाऊंगा। एल्किल ग्रुप होता क्या, मैंने बता दिया वैसे आपको कि जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है एल्कीन या एल्काइन से तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। When 1 hydrocarbon atom is removed from alkane, then the alkyl group is formed. It has no independent existence because it is a group, but it add any compound। कह सकते हैं कि इसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जो कि मैंने बताया कि अभी आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे एल्केन से तो एल्किल ग्रुप बन जाएगा। इसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई एटम अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। तो जैसे मेथेन का भी मैंने बताया, एक हाइड्रोकार्बन निकल जाएगा मेथिल बन जाएगा। एथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एथिल बन जाएगा। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो प्रोपिल बन जाएगा। अगर ब्यूटेन से C4H10 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ब्यूटिल बन जाएगा। इसी तरह हम लोग एल्किल ग्रुप को प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं। अब कह सकते हैं कि अगर ये फॉर्मूला लें CH3 - CH2, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3,
तो उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकालें 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है? 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 हो सकते हैं यहाँ पे, एक ये 1 डिग्री है, एक ये 1 डिग्री है। तो हम दोनों में से कहीं से भी निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन मैंने निकाल लिया तो ये एन ब्यूटिल, क्योंकि ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन एल्कीन है, तो ये बन जाएगा एन ब्यूटिल। इसी तरह अगर सेकंड डिग्री कार्बन से निकाल लिया जाए, सेकंड डिग्री कार्बन 2 है यहाँ पे, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया जाए तो सेकेंडरी ब्यूटिल, वो नॉर्मल ब्यूटिल थी, ये सेकेंडरी ब्यूटिल बन जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ से निकाल लिया जाए 1 डिग्री कार्बन से यहाँ 2 चैन है, 4 ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। तो यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं 1 डिग्री कार्बन से, तो ये आइसोब्यूटिल हो जाएगा। अगर 3 डिग्री कार्बन से निकाल लेते हैं तो ये टेट्राब्यूटिल हो जाएगा। इसी तरह हम लोग और भी कंपाउंड्स का करके देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स हम लोग पढ़ लेते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं, IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे। तो NO2 नाइट्रो ग्रुप को अगर हम लोग इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के देखें तो N सिंगल बॉन्ड, O के साथ डबल बॉन्ड और एक हमारा डोनेटिंग ग्रुप रहता है O, इसे बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। एक नाइट्राइड ग्रुप होता है, इसका स्ट्रक्चर N सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ वो हमारा उससे अटैच रहता है। साइनाइड ग्रुप पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड एंड में, और एक आइसोसाइनाइड होता है जो कि डोनेटिंग होता है और जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। ऐसे हमारा साइनेट होता है, आइसोसाइनेट होता है, थायो अल्कोहल पढ़ते हैं SH, और अगर H पहले आ जाए तो आइसोथायो अल्कोहल पढ़ते हैं। विनाइल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप मैंने बता दिया आपको कि उसमें से एक हाइड्रोजन कंपाउंड निकल जाता है। अगर बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसमें से अगर एक कंपाउंड निकल जाएगा तो फिनाइल बन जाता है। बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, 6 क्लोज स्ट्रक्चर इसकी, और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फिनाइल या इसकी स्ट्रक्चर इस तरह बना सकते हैं, या इसको ऐसे केमिकली लिख सकते हैं। इसी तरह टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बेंजाइल ग्रुप बन जाता है। अगर बेंजाइल ग्रुप में से भी एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बेंजिल ग्रुप बन जाता है। अगर उससे एक हाइड्रोजन और ग्रुप निकल जाए तो वो बेंजो ग्रुप बन जाता है। बेंजो, देख सकते हैं आप लोग स्ट्रक्चर।